फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है दैट इज योर सेल, और ये हम सबको पता है। तो इस चैप्टर में हम सेल के ऊपर पढ़ने वाले हैं, इसकी डिस्कवरी के ऊपर पढ़ेंगे, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है और सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसके ऊपर भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट देन, डिस्कवरी से शुरू करते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। अगर डिस्कवरी की बात करें सेल की, तो इसको डिस्कवर किया था आपके रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने 1665 की बात हो रही है। कैसे डिस्कवर किया था कि उन्होंने पहले कॉर्क को देखा। कॉर्क होता क्या है? बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि जो आउटर लेयर ऑफ द ट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। और उन्होंने जब ये स्ट्रक्चर को देखा तो अंदर उनको कुछ हनी कॉम लाइक चीजें देखने को मिली। इस तरह के स्ट्रक्चर उनको देखने को मिली जो कि एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको लगा। और यहाँ पे उनको और भी लगा कि ये लिटिल कंपार्टमेंट्स जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे रूम जैसे दिख रहे हैं ये सब चीजें। नाउ इसी वजह से उन्होंने इसका नाम रख दिया क्या? सेल्स। नाउ सेल का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है छोटे छोटे रूम्स। स्मॉल रूम्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में करी गई थी। आगे बात करें कि लिविंग बीइंग्स होते क्या हैं और लिविंग बीइंग्स किस चीज से बने हुए होते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। किस चीज से? सेल से बने हुए हैं। मेड अप ऑफ वन और मोर सेल से बने हुए हो सकते हैं। अगर वो एक ही सेल से बने हुए हैं तो उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और अगर वो दो और इससे ज्यादा सेल से बने हुए हों तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। देखिए, ये इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि किसी को ऑर्गेनिजम्स को अगर हम जिंदा है मान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सेल से बना हुआ है, चाहे वो एक सेल से बना हो या फिर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ हो। मैं एक कैसा ऑर्गेनिज्म हूं? तो आप बोलेंगे मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं, यानी कि मेरे बॉडी में बहुत सारे सेल से मिलकर मेरा बॉडी बना हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मेरा बॉडी बना हुआ है। आगे बात करेंगे, इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल सेल से कोई चीज बनी है, जैसे एमोइबा हो गया, पारामीशियम हो गया, इनकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इनसाइड ईच सेल्स एटॉम मेक अप मॉलिक्यूल्स व्हिच मेक अप ए सेल ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर। हमें ये पता है कि सबसे छोटा पार्टिकल जो है, हम मान के चलते हैं कि ये सब एटॉम्स होते हैं, और बहुत सारे एटॉम्स मिलकर ही कोई सेल की ऑर्गेनेल को बनाएंगे, और सारे ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल को एक स्ट्रक्चर देते हैं। तब जाके हम उस ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और इस तरह से बहुत सारे सेल मिलकर आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स फॉर्म द टिश्यू। तो सेल सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। और टिश्यू होता क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को, जो कि सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? टिश्यू। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बात करेंगे इंपोर्टेंट बायोलॉजिस्ट इन सेल डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी में ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका रोल जो है हमें जानना है। पहला साइंटिस्ट याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। किसको डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। और इन्होंने एक जो है कॉर्क स्लाइस में उसको देखा था, जो कि एक प्रीमेटिव माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके उस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और नामकरण भी आपके रॉबर्ट हुक ने ही किया था, नाम दिया था क्या? सेल करके। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं आपके लीवनहुइक। लीवनहुइक जो थे, ये इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। तो पहले इन्होंने लिविंग सेल को किसने देखा पूछा जाए तो आप बोलेंगे लीवनहुइक ने लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम देखा था, थोड़ा सा एडवांस इंप्रूव माइक्रोस्कोप की
मदद से। और ये बात हो रही है 1674 की, करीब करीब 9 साल बाद जो है लीवनहुइक ने ये चीज करी थी। आगे बात करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन करके व्यक्ति थे जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में इन्होंने जो है बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज नहीं होना है। बात करेंगे पुरकिंजी की, तो ये बात हो रही है 1839 की। कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के ऊपर जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, जो येलोइश कलर की फ्लूइड है और जिसके ऊपर सारी ऑर्गेनेल जो है फ्लोट कर रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके ऊपर किसने बताया था? पुरकिंजी ने इसके ऊपर बताया था। बात हो रही है 1839 की। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, बात करते हैं कि सेल थ्योरी होती क्या है। सेल थ्योरी क्या है? देखिए, सेल थ्योरी सेज दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये थ्योरी आपको ये बता रही है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब के सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। द सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लाइफ। इसको पहले जो है एक्सप्लेन किया गया था सेल थ्योरी को कि स्केल्डिन और शिवान करके दो व्यक्ति थे, कंबाइनली इन दोनों ने सेल थ्योरी को दिया था और बताया था कि एनिमल प्लांट सब के सब सेल से बने हुए हैं। ये जो है सेल थ्योरी दी गई थी कब? 1839 की बात हो रही है। आगे बात करेंगे, फर्दर इनको एक्सपांड किया गया विर्काओ के द्वारा। विर्काओ यहाँ पर 1855 में कहानी में आते हैं और सेल थ्योरी के ऊपर ये मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके ऊपर ऑल जो है डिटेल्स वो बताते हैं और सेल की डिवीजन कैसे होती है वो चीज से बताते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल जो है वो बनता है। यानी एक सेल जो है वो डिवाइड होता है और उसी से जो है दो अलग अलग सेल बनते हैं। ये चीज जो है आपके विर्काओ ने 1855 में अपने सेल थ्योरी में बताई थी। आगे बात करते हैं कि सेल की जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो बनते हैं, जो टिश्यू बनते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लेबर डिविजन्स ऑफ दिस सेल, उसकी वजह से टिश्यू बनता है। देखिए बात करेंगे, टॉपिक है आपका लेबर डिवीजन ऑफ सेल्स। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो शो लेबर डिवीजन, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ टिश्यू बनकर मिलकर क्या एक ऑर्गन बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कि मिलके परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लेबर जो है सबका डिवाइड हो पाए। जैसे कि आप कोई घर बना रहे हैं तो घर में क्या होता है, आप कूली लगाते हैं, मिस्त्री लगाते हैं, इलेक्ट्रिशियन लगाते हैं, ठीक है, पानी पाइप के लिए अलग से लोग आते हैं। तो सबका काम अलग अलग होता है और किसी एक ही पर्सन को अगर आप सारा काम दे देंगे तो हो जाएगा गड़बड़ी। तो इसी तरह से हमारे भी अलग अलग टाइप्स के टिश्यू हैं जो कि हमारी बॉडी को मिलकर फंक्शन करा रहे हैं। बात हो रही है व्हिच मेक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफरेंट फंक्शन। हार्ट के लिए अलग मसल्स होता है, उसको कार्डियक मसल बोलते हैं। किडनी में आपके अलग सेल्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। ये चीज हमें पता है कि अलग अलग वो फंक्शन कर रहे हैं। द बॉडी हैज टू ट्रीट हार्ट, पंप ब्लड स्टोमक टू डाइजेस्ट एंड फूड, सो ऑन। हमारे स्टोमक में जो कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है जिसके पास भिलाई प्रेजेंट है, वो ज्यादा स्पेस क्रिएट करते हैं खाने के लिए। जो हार्ट में मसल्स है वो पंप कराते हैं। सबका काम अलग अलग होता है। तो इस तरह से लेबर का जो है डिवीजन हो जाता है और सिंगल सेल को कोई परफॉर्म नहीं करना पड़ता। ईच सेल हैज ए स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। तो हर एक सेल के पास कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ईच सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन। सारे सेल इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्रुप होकर भी काम कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देने के लिए, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन हो, या फिर चाहे वो नर्वस सिस्टम ही क्यों ना हो।
चलिए आगे बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। देखिए सेल आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक। तो इन दोनों चीज को हमने ध्यान में रखना है। तो पहले बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन टू द अर्लीस्ट ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ में आने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आपके हो जाते हैं कौन, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये लोग सिंगल सेल्स होते हैं, यानी कि ये लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर ऑल द रिएक्शंस ऑक्योर विथिन द साइटोप्लाज्म। तो जितनी भी इनके बॉडी में रिएक्शन हो रही है, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, ये आप बॉडी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इनके साइटोप्लाज्म, ये वाला जो एरिया है साइटोप्लाज्म कहलाता है, और इसी के अंदर सारी चीजें जो है आपकी हो पा रही हैं। ये जो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, सभी चीजें इसके अंदर हो रही हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं ये लोग, या फिर आपके पैरासाइट्स रिलेशनशिप में ये लोग रह सकते हैं, जिससे कि वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले सकें। ये एग्जाम्पल की ओर भी दे रखा है बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ये आप चीज को याद रखना है, जितने भी बैक्टीरियास होते हैं सब के सब आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, या फिर आप प्रोकैरियोट्स को ही बैक्टीरिया बोल सकते हैं। बात करेंगे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि कौन से कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम इनको प्रोकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं। देखिए इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये देखिए ये इसका न्यूक्लियस है, लेकिन इसके ऊपर एक कवरिंग होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे एब्सेंट है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी एब्सेंट। ओनली सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, जैसे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है इनके पास। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये वाले आपके राइबोसोम्स कहा जाते हैं। इन सबको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम आपको पाया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम्स को ही हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्रोमोसोम्स, डीएनए, यही आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो इनके पास सिंगल क्रोमोसोम जो है वो पाया जाता है। बात करेंगे द हिस्टोन प्रोटीन आर ऑल्सो एब्सेंट, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। हमारी बॉडी में हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसका रोल क्या है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। Their size is generally small, ये लोग बहुत छोटे साइज के होते हैं। जो आपके बैक्टीरियास होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपके यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोट्स की हमने देख लिए, अब देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल की। दे हैव ए न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास न्यूक्लियस के ऊपर, ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर एक कवरिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ये एक बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को जो है बनाते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं बहुत सारे सेल मिलकर। एग्जाम्पल की बात करें, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब के सब आपके यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं। हमारी बात कर लें, हम भी आपके यूकैरियोटिक्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही आपके यूकैरियोट्स होते हैं। बस याद रखना है आपको कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। They can perform different activities in a cell which allows them to carry out the various metabolic reaction। हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दी सेल्स और टिश्यू सब मिलकर फंक्शन करा रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन हम उसको बोलते हैं कि हमारी बॉडी का जो टोटल जितना भी रिएक्शन हो रहा है उस सबको मिलाकर हम बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इसको करा कौन रहा है, सारे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन मिलकर इस चीज को परफॉर्म करा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखिए इट हैज ए न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहली तो कैरेक्टर ये हो गई कि इसके न्यूक्लियस के पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड यूकैरियोट्स हैज
of the cell organelle present in it and the outermost layer is the cell wall। आपके आउटर लेयर में प्लांट की यहाँ पे अगर बात होगी तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, आपको पता है, और हो सकता है एनिमल की बात हो रही हो तो सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। तो सेल ऑर्गेनेल, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पे लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सीलियम है, सेल मेम्ब्रेन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियस है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर एनवलप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सीक्रेटरी वेसाइकल्स हैं, गल्जी अपैरेटस हैं, पेरिऑक्सीजोम है, सेंट्रियोजोम है और सेंट्रियोल है। ये सारे के सारे आपके एक एक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ सेल डिवाइडेड बाय प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ, इस तरह से डिवीजन होता रहता है, तब जाके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो सेल का जो डिवीजन है वो कौन प्रोसेस से हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है माइटोसिस की। द न्यूक्लियस कंटेन ए सिंगल लाइनर डीएनए व्हिच कैरीज द जेनेटिक फंक्शन इंफॉर्मेशन, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी वो अपने डीएनए से, लाइनर डीएनए से होती है। और यहां पर लाइनर डीएनए की बात हो रही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि क्या आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और आपके फादर को जो है, आपके फादर से आपको मिला है, आपसे आपके बेटे को मिलेगा, आप उनके बेटे से उनके बेटे को मिलेगा। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती जाती है कि बॉडी का लुक्स कैसा होगा, हेयर कैसे होंगी, आंखें कैसी तरह से दिखेंगी, ये सब चीजें जो हैं आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स आप देख पाते हैं सामने की ओर से, आउटर ओर से। आगे बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। देखिए सेल, एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ, उसके पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेफिनेटली होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस भी होगा, या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो सकता है लेकिन न्यूक्लियस होता है। ऑल द केमिकल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। इन तीनों की वजह से ही सारे के सारे मेन फीचर्स जो हैं वो काम कर पाते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द सेल। तो पहले बात करेंगे किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फंक्शन कराता है सेल में। देखिए इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो आउटर एनवायरनमेंट से इसको अलग रखने का काम करता है। ये आपका अगर सेल है तो ये वाली जो लेयर होगी इसी को हम कहेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर एनवायरनमेंट से इसको मिक्स होने नहीं देगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि किसी भी मटेरियल को सेल के अगर अंदर आना हो, एंट्री लेनी हो या फिर एग्जिट लेना हो, सेल से बाहर जाना हो, तो उसको परमिशन चाहिए किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देता। तो सेमी यानी कि हाफ परमिएबल ये हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वो चीजों को सेल से अंदर बाहर कर सकता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल होते हैं एंड मेड अप ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स, यानी कि ये लिपिड की लेयर होती है और इसी चीज से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ होता है। लिपिड यहाँ पे बाई लेयर की होती है, लिपिड के स्ट्रक्चर्स, ये चीज आप जाके क्लास 12 में पढ़ेंगे कि बाई लेयर ऑफ लिपिड क्या होता है। आगे बात करेंगे एंडोसाइटोसिस। एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। देखिए द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एनेबल द सेल टू एंग्लॉफ द फूड एंड अदर मटेरियल्स इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ये एमोइबा है।
तो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे फूड दिखाया जा रहा है, तो अपने स्ट्रक्चर को वो किस तरह से चेंज कर रही है, इस चेंज करके एक और जो आपके जो फूड पार्टिकल था उसके लिए उसको अंदर अपने बॉडी में उसने इंजेक्ट कर लिया। इसको देखिए, जो फीड का मूवमेंट है इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया यानी कि सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है क्या, मूवमेंट। तो जो फॉल्स फीट मूवमेंट है वो एमोइबा के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं, और जिसकी वजह से इसने क्या किया कि डाइजेशन करी और उसको एब्जॉर्ब करके चबाया और एसिमुलेट किया, यानी कि बॉडी में उसने एनर्जी ले ली और जो है बॉडी से फिर उसको बाहर की ओर भेज दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, फूड को एंग्लॉफ कर लेना। तो एंडोसाइटोसिस और सीडोपोडिया दो अलग अलग चीजें हैं। सीडोपोडिया मूवमेंट ऑफ दी फीट है एमोइबा की, और एंडोसाइटोसिस में जो मटेरियल को वो एंग्लॉफ करके खाना खा दे रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एमोइबा जो होती है एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस, एमोइबा एंग्लॉफ फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया मूवमेंट, फॉल्स फीट मूवमेंट, which are the projections of the cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही इस तरह से मूवमेंट कर पाता है और फूड को एंग्लॉफ कर पाता है। और ये फूड वैक्यूल्स इज देन फॉर्म्ड अराउंड द फूड पार्टिकल्स, एमोइबा देन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स एंड डाइजेस्ट इट। तो इसी प्रोसेस से एमोइबा काम करता है। उसने पहले फूड को एंग्लॉब किया बाय द प्रोसेस ऑफ सीडोपोडिया, फिर उसको कुछ एंजाइम उसके ऊपर रिलीज कर दिए जिसकी वजह से फूड हो गया क्या, आपके डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर वो अपने बॉडी में उसको जो है डाल देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। सेल में एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। देखिए, सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इस तरह से होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। डिफ्यूजन है क्या, इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता रहता है, चल रहा है मूवमेंट, जब तक कि दोनों इक्वल बैलेंस स्टेट में नहीं आ जाते तब तक आपका डिफ्यूजन जो है वो चलता रहता है। Thus, diffusion plays an important role in the exchange of the gases between the cell as well as the cell as its external environment। यानी कि सेल के साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इन दोनों का जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इस जगह पर आपकी सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पर प्रोसेस कौन सी चलती है, डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पा रही है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, ऑस्मोसिस क्या है। देखिए, ऑस्मोसिस आपका एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मूवमेंट हो रही है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और अगर वाटर की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। कब इसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा हो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और कब तक ये मूवमेंट चलेगी, जब तक कि इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट चलती रहती है, यानी कि बैलेंस स्टेट में ना आ जाए तब तक ये मूवमेंट चलती रहती है। ऑस्मोसिस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हो सकता है, दूसरा है आइसोटोनिक और तीसरा है हाइपरटोनिक। ये 3 आपके चीजों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि हाइपोटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक क्या होता है। नाउ इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। मोस्टली जो प्लांट सेल्स होते हैं, ऐसे हमारे पास उनके पास तो हाथ नहीं है जो उठा के पानी के गिलास पी दे,
तो उनके पास जो है रूट्स होती हैं, उनके पास जाइलम फ्लोएम होता है, जिसकी मदद से वो हमेशा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही वाटर को इनटेक करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज आल्सो कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ द ऑस्मोसिस, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ जो रूट होता है वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और वाटर की मूवमेंट होती है और रूट्स उसको एब्जॉर्ब करके अलग अलग पार्ट्स में जाइलम के थ्रू पहुंचा देता है। आगे बात करते हैं हाइपोटोनिक। पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये आपका आइसोटोनिक और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक। तो पहले शुरू कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, इफ द मीडियम सराउंडिंग सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, यानी कि ये अगर आपका एक सेल है और बाहर की ओर वाटर पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो कम अगर प्रेजेंट हैं और वो अगर सेल के अंदर आना चाहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाइपो यानी कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में कम वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ द डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एंड बट मोर वाटर विल कम इन सेल देन विल लीव, तो कम पानी आएगी और ज्यादा लीव कर जाएगी। द नेट ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ वाटर एंटर्स द सेल लाइकली टू स्वेल अप, तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। हाइपोटोनिक के बाद हम आते हैं आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक में क्या है कि इक्वल अमाउंट्स में आपके पास प्रेजेंट होंगे क्या, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल, जितना अंदर प्रेजेंट हैं उतना ही आपके बाहर भी प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक, जहां पर मूवमेंट आपकी देखने को नहीं मिलेगी। द सेल विल स्टे एट द सेम साइज, सेल ना तो स्क्वीज हो जाएगी ना ही आपकी स्वेल होगी, तो आइसोटोनिक में आपका सेल का साइज सेम रहेगा, वाटर ना तो बाहर जाएगा ना ही आपका अंदर आएगा। बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, यानी कि अगर आउटर बाहर की ओर चला जाए, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर निकल जाए, तो सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आउटर एनवायरनमेंट में क्या था, आपके ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट थे और यहाँ पे आपके जो हैं सेल्स, इसी वजह से आपका स्वेल हो गया। इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी आ जाते हैं एक एक करके सेल ऑर्गेनेल्स में और बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल है क्या, देखिए सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में आपके पास प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये सेल है और यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ऊपर की ओर जो प्रेजेंट है ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, और ये पाया जाता है बस आपके प्लांट सेल में। इट इज ए रिजिड कवरिंग होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है, और ये बनी होती है किससे, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, और सेल्यूलोज आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है। देखिए, पहली चीज है रेंडर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि जो स्ट्रेंथ मिल रही है प्लांट को। आप अगर एक फाइट मारेंगे प्लांट को, आपका हाथ टूट जाएगा, प्लांट को कुछ नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि प्लांट जो है ज्यादा सख्त है, ज्यादा मजबूत है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो सेल वॉल को ही मिल रही है, सेल वॉल की वजह से ही प्लांट को मिल रही है। आगे बात करें, ये सर्व एज ए फूड रिजर्वियर, यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए भी सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करने के लिए भी सेल वॉल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट रेगुलेट्स द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट को भी मेंटेन करता है, यानी कि सेल से, एक सेल से दूसरे सेल तक जो कोई भी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, इंटरसेलुलर हो रही हैं, तो उन चीजों को भी ये मैनेज करने का काम करता है, और इसी की वजह से ये सारे फंक्शन हो पाते हैं। इट रेगुलेट्स द एक्सपेंशन ऑफ द सेल,
एक्सपांशन ऑफ द सेल का मतलब ये है कि जो डिवीजन है 2 से 4 से 8 से, ये जो सेल डिवीजन है उसमें भी ये मदद करता है। एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस हम किसको कहते हैं? जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, जो लोग हमको डिजीज फैला रहे हैं। तो इसी तरह कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एनिमल को डिजीज फैला रहे हैं, प्लांट्स को डिजीज फैला रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं क्या? उनके लिए वो पैथोजन है। और उन पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम भी आपका सेल वॉल का ही होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सेल वॉल को लेकर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपका प्लाज्मोलाइसिस क्या है। देखिए प्लाज्मोलाइसिस की बात करें तो व्हेन ए लिविंग प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस के जरिए से अगर वो वाटर को लूज करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी श्रिंक हो जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है of the content of the cell wall away from the cell wall, this phenomenon is known as plasmolysis। प्लाज्मोलाइसिस मतलब वाटर रिलीज हो गया सेल बाहर की ओर। यहाँ पे डायग्राम में देखिए बाहर की ओर पानी अगर चला जाता है, जिसकी वजह से ये सेल अगर आपकी श्रिंक हो जाती है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? प्लाज्मोलाइसिस। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, इसका रोल क्या होता है सेल के अंदर। देखिए साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होती है और ये सारे सेल के अंदर पूरा इस जगह पर प्रेजेंट है, इसके अंदर पूरा प्रेजेंट है। ये इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, इनके पास प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिऑक्सीजोम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका गल्जी बॉडी, ये आपका जो है वेसाइकिल, ये आपका ये हो गया राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोसोम, ये सब चीजें जो हैं प्रेजेंट हैं। नाउ ये सभी मिलकर इन सबको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इट इज एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑल्सो एब्सेंट। जब बात हो रही है प्रोकैरियोट्स की तो वहां पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर यूकैरियोट्स हमारी बात करें तो ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि क्योंकि हमारा जो सेल्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं और यूकैरियोट्स में ये सारे के सारे एब्सेंट प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोट सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज द मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल, यानी कि जो ऑर्गेनेल भी हैं, जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम की भी एक कवरिंग होगी जिसको हम राइबोसोम का कवरिंग बोलेंगे, उसका एक एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन बोलेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ये आपको दिख रहा है, तो इसके ऊपर भी एक कवरिंग होगी जिसको हम बोलेंगे क्या? मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल बोलेंगे। और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल आपके यूकैरियोट सेल में देखने को मिलता है, ना कि प्रोकैरियोट सेल में। बात करें नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं क्या? ये 2 टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक ER हम इसको लिखते हैं, और ER आपके 2 टाइप्स के होते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले बात करते हैं कि ER है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। देखिए इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है बाउंड। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग ट्यूब की तरह देखने को मिलता है, राउंड होता है, ठीक है, बैग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ के अंदर में वेसाइकिल्स देखने को मिलता है। ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही स्ट्रक्चर होता है इसका। और दीज आर 2 टाइप्स होते हैं, एक जैसे मैंने बताया आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER की बात करें, रफ की बात करें तो लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज ए पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम।
ये जो आपको मैं बात कर रहा हूं अगर RER की, तो इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। तो इसी की वजह से ये जो है आपको माइक्रोस्कोप में रफ दिखाई देता है। और जो SER होता है उसका स्मूथ सरफेस होने की रीजन से उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और बात कर लें तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंड टू द वेरियस प्लेसेस सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड। इसका काम क्या है कि जितने भी प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन प्रोटीन को ये ट्रांसफर करने का काम करता है। आपकी RER की बात हो रही है। और अगर SCR की बात करें तो मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स ये करता है, और जो है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। RER आपका क्या बना रहा है? प्रोटीन्स। और SER आपका क्या कर रहा है? लिपिड्स। और लिपिड्स और प्रोटीन दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं? सेल के मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, प्रोसेस इन व्हिच द सेल मेम्ब्रेन इज मेड। जिस प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन को बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब है बायोलॉजिकली चीजा बनना, कोई चीज बनना। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। कुछ उसमें से कुछ एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह भी वो प्रोटीन्स जो हैं और लिपिड्स जो हैं वो काम करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है। देखिए जो ER होता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चीज एरिया से दूसरे एरिया तक भेजने के लिए आपका ER जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। बात हो रही है स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की। नाउ बिटवीन टू वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हो, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में हो, या फिर सेल मेम्ब्रेन से किसी को एंट्री देकर न्यूक्लियस में पहुंचाना हो, ये सभी चीजें आपका कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। नाउ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो कुछ रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी में, वो हो पाते हैं इसी ER की मदद से। इन द लिवर सेल की बात करें, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स के पास SER प्लेस क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनियस एंड ड्रग्स। जैसे कि हमारे पास लीवर होते हैं और लीवर के पास सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कूफर सेल्स। तो ये क्या करते हैं कि उनमें जो SER होता है, उन सेल में जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करता है, यानी कि ड्रग को, पॉइजन को, उनके इफेक्ट को मारने के लिए, कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये सब जगह नहीं होता, कुछ ही पर्टिकुलर ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे कि आपका लीवर है। नेक्स्ट बात करें कि गल्जी अपैरेटस क्या है। देखिए गल्जी अपैरेटस की बात करें तो गल्जी अपैरेटस को डिस्क्राइब किया गया था पहले कैमिलियो गल्जी के द्वारा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकिल्स इनके पास प्रेजेंट होता है। ये देखिए मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकिल्स प्रेजेंट हैं, फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर इसमें ये प्रेजेंट है। अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर स्टॉक कॉल्ड क्रिस्टेंस हम किसको कहते हैं? देखिए क्रिस्टेन ये हैं जो आपके पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ आगे पीछे करके प्रेजेंट हैं। These membranes are often have connection with the membrane ER, therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। इन लोगों का कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और दोनों मिलकर ही एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन को जो है बनाते हैं। और these materials synthesized near ER package and dispatch the various target inside the outside the
सेल थ्रू द गल्जी अपैरेटस। जितनी भी चीजें डिस्पैच होने वाली हैं, कोई भी चीज बन रही है, चाहे वो प्रोटीन्स हो चाहे वो लिपिड्स हो, तो उसको जो है पैकेजिंग करना और डिलीवर करने का काम जो है वो आपका गल्जी अपैरेटस का होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पैकेजिंग और डिस्पैच दोनों काम ये जो है करता है। टारगेट ऑर्गन को भी, टारगेट सेल ऑर्गेनेल को भी यही चूज करता है कि किसके पास जो है डिलीवरी देनी है। इट फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज का काम भी करता है, ये मॉडिफिकेशन का काम भी करेगा, पैकेजिंग का मॉडिफिकेशन, एंड इन सम केसेस सम कॉम्प्लेक्स शुगर्स में मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गल्जी अपैरेटस। तो कुछ जगह पर सिंपल शुगर को भी बनाने में मदद करता है। यहां पे बात हो रही है ग्लूकोज की। The Golgi apparatus is involved in the formation of lysosome, यानी कि लाइसोजोम एक आपका सेल ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे अभी। तो उसको बनाने के लिए भी जो है गल्जी बॉडी या फिर गल्जी अपैरेटस जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है और उसको बनाने में मदद करता है। तो लाइसोजोम है क्या, उसके ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइसोजोम। लाइसोजोम एक सेल ऑर्गेनेल है और ये स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इनके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके बॉडी में इनसाइड द लाइसोसोम इनके पास होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड बाय आरईआर, जो कि आरईआर बनाया हुआ है। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, यानी कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। बॉडी में किसी भी तरह का अगर वेस्ट बन रहा है तो उसको डिस्पोज करने का काम जो है, बॉडी से बाहर निकालने का काम जो है वो दिया जाता है आपके लाइसोसोम को। दिस हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन रखते हैं और फॉरेन मटेरियल को अंदर नहीं आने देते, वर्न आउट कर लेते हैं सेल से बाहर। लाइसोसोम ब्रेक द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलियर सब्सटेंस में भी कन्वर्ट करने में हेल्पफुल हैं। कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इनके पास जो एंजाइम होता है डाइजेस्टिव बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो ड्यूरिंग कोई भी डिस्टर्बेंस अगर होगा मेटाबॉलिज्म में, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है और खुद ही को जो है डाइजेस्ट कर लेता है। आपके बॉडी में अगर सेल्स अगर कोई भी बीमारी लेकर आ रहे हैं तो उस टाइम में जो लाइसोसोम होगा वो ब्रस्ट हो जाएगा ताकि बीमारी ना फैल पाए और वो इसी प्रोसेस से खुद को ही मार डालता है और साथ ही साथ अपने आसपास के 10-15 सेल को भी एक साथ ये मार डालता है बाय द ब्रस्टिंग। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल की जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की देखिए अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन होते हैं। एट द आउटर मेम्ब्रेन जो होता है पोरस होता है, सॉफ्ट होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड है। देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन ये आउटर है और जो इनर ये वाला जो है वो इनर मेम्ब्रेन होता है जो कि डीपली फोल्डेड हुआ पड़ा है। These folds increases the surface area for ATP। जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके पड़ा है ताकि उस जगह पर क्या हो पाए, एटीपी जो है स्टोर हो पाए, उनको स्पेस मिल पाए, इसी वजह से ये फोल्डेड होता है। नाउ जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन इसी की वजह से एटीपी की वजह से हो पाती है। और एटीपी है क्या, एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल भी बोलते हैं। नाउ बॉडी यूजेस एनर्जी, इसी एटीपी का इस्तेमाल करके जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जो मैकेनिकल वर्क है, चलना भागना दौड़ना, ये सभी चीजें जो है पॉसिबल हो पाती हैं बिकॉज ऑफ दी एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल। एटीपी का ही इस्तेमाल करते हैं हम इन सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस that they have their own DNA and ribosome। इनके पास अपना खुद का अलग से डीएनए है, खुद का अलग से राइबोसोम्स है। बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। एंड दे आर एबल टू मेक सम देयर ओन प्रोटीन्स, अपने खुद के प्रोटीन्स भी ये बना पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर वाला फोल्डेड होता है, आउटर वाला पोरस होता है। इसको बोलते हैं
पावर हाउस ऑफ द सेल, इसके पास होता है एटीपी जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। इनके सेल ऑर्गेनेल में कुछ स्टेज देखने को मिलता है जबकि ये डीएनए और राइबोसोम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी इनके पास खुद का प्रेजेंट है और ये जो है प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। बात हो रही है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हम किसको बोलते हैं? देखिए प्लास्टिड्स जो है आपके एक सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि आपके साइटोप्लाज्म में फ्लोट हो रहे हैं एंड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ओनली इन प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है आपका प्लास्टिड्स, ओनली इन प्लांट सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्टिड्स जो कि कलर होता है और एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्टिड जो कि व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होता है। देखिए जो क्रोमोप्लास्टिड्स है यानी कि जो कलर प्लास्टिड है कंटेन्स द पिगमेंट्स क्लोरोफिल नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। तो इनके पास होता है ये जो आपके सेल्स हैं इनके पास ये आपका क्रोमोप्लास्ट है और वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट जो कि हेल्प करती है लाइट को कैप्चर करने में और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। जब ये लाइट को कैप्चर करती है तब जाके इलेक्ट्रॉन बाउंस होता है और पूरा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो चलता है। और ये सब हो कहां पे रहा है? इसी जगह पर जो है क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। Chloroplasts are the important for photosynthesis in plant. Chloroplast also contains various yellow, orange pigment addition to chlorophyll. अगर क्लोरोफिल की बात छोड़ दें जो कि खुद में एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है तो उसके साथ साथ आपको येलो और आपका ऑरेंज कलर के सब्सटेंसेस भी वहां पर देखने को आपको मिल जाते हैं। बात हो रही है प्लांट सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें ये आपके व्हाइट या फिर कलरलेस सब्सटेंस होते हैं और मटेरियल सच एज स्टार्च या फिर ऑयल्स या फिर प्रोटीन्स ग्रैन्युल्स को आर स्टोर्ड यहां पर होता है। प्रोटीन स्टार्च यहां पर ही स्टोर आपका होता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ नंबरियस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड विद मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। ये जो आप देख रहे हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये जो गैप्स हैं ये आपका स्ट्रोमा, ये सॉरी जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज योर ग्रानम। ठीक है, ये आपके ग्रानम है और इन दोनों को मिलाकर हम स्ट्रोमा लेमेली बोलते हैं जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग, आपको बस इतना याद रखना है ये वाला जो पार्ट व्हाइट कलर का सब्सटेंस है दैट इज योर स्ट्रोमा। सिमिलर फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास लाइक द डीएनए एंड राइबोसोम, यानी कि इनके पास भी खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट है जैसा कि गल्जी एपारेटस के पास प्रेजेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स को हम किस तरह से जानते हैं? देखिए वैक्यूल्स जो होते हैं स्टोर सैक्स होते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने के लिए प्रेजेंट होते हैं सेल के आपके अंदर। नाउ वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये बहुत ही बड़े लार्ज साइज के देखने को मिलते हैं। तो आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं अगर बड़ा वैक्यूल है तो वो प्लांट सेल होगा और वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, लेकिन छोटा सा वैक्यूल है और किसी कोने में पड़ा हुआ है दैट विल बी ए एनिमल सेल। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स की बात करें तो 50 से 90% तक भी ऑक्यूपाई कर सकता है एक प्लांट सेल में। कौन? आपका वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि टोटल 90% ऑफ द सेल को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल फुल ऑफ सैप प्रोवाइड टर्जिडिटी रिजिडिटी एंड टू द सेल, यानी कि इसी की वजह से वैक्यूल की वजह से ही आपका टर्जिडिटी और रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड होती है प्लांट को, सख्त वो बन पाता है, मजबूत बन पाता है। मेनी अदर सब्सटेंस जो होते हैं फॉर द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल स्टोर इन वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए। ये सब आपके देखने को मिलते हैं आपके वैक्यूल्स में।
सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि एमोइबा हो गया, विद द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट एमोइबा हैज कंज्यूम्ड, यानी कि जो एमोइबा खाने को खा रहा है वो खाना कहां पे मिलेगा आपको, उसी वैक्यूल के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स also play important roles in expelling the water and some waste from the cell, यानी कि सेल से जो वेस्ट बाहर आ रहा है और जो आपके एक्सेस वाटर हैं उनको भी बाहर निकालने का काम जो है वो वैक्यूल्स का ही रहता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में न्यूक्लियस के ऊपर आ गए हम। न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस जो है हैज डबल मेम्ब्रेन, इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। यहां पर कौन से सेल की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये जो कवरिंग दिख रही है आपको इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड इनके पास कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे इस तरह के पोर्स जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स, जो कि अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स वहां पर हो पाए आउटसाइड एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम इनके पास होता है और व्हिच आर विजिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के क्रोमोजोम्स होते हैं। यहां पर इसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर के क्रोमोजोम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। द न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, द सेल व्हिच सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल, यानी कि जो सेल की डिवीजन हो रही है, एक सेल से जो 2 सेल बन रहे हैं, 2 से जो 4 सेल बन रहे हैं, इनके डिवीजन में रोल प्ले कौन कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है तब जाके सेल जो है आगे डिवाइड हो पाएगी। इट प्लेज क्रूशियल पार्ट अलोंग द एनवायरमेंट डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड विल फॉर्म दिस एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी कि सेल की जो डेवलपमेंट है, कितनी डेवलपमेंट होगी, कितने वो सेल्स बनेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो हैं न्यूक्लियस के द्वारा, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, डीएनए प्रेजेंट है, उनके द्वारा डिसाइड करी जाती है। नेक्स्ट बात करें स्लाइड की, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स के इनके पास होते हैं और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं, ये आपको बता दिया मैंने, जो कि सेल के डिवीजन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं इनके पास कंटेन्स इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि पेरेंट्स से डॉटर के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है नेक्स्ट जनरेशन तक, वही इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में स्टोर होता है। डीएनए का फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत सारे डीएनए से मिलकर ही आपका क्रोमोसोम्स बना हुआ होता है। एंड प्रोटीन्स भी उसमें साथ इन्वॉल्व होते हैं। नाउ डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग द सेल। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए कॉल्ड द जीन, जो आपका डीएनए इस तरह का आपका डायग्राम देखा होगा उसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वहां पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और ये एक एक सेगमेंट्स की तरह होते हैं और हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। और जीन्स ही वो कैरेक्टर होंगे जो कि ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से स्किन का कलर हो गया, हेयर का स्टाइल हो गया, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, आंखें की कलर हो गई, ये सब फादर मदर से डॉटर तक जो है वो चीजें कैरी होती हैं। क्रोमाटिन मटेरियल इज विजिबल एनलार्ज्ड मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर सारे डीएनए को कंबाइन कर दिया जाए तो आपका क्रोमोसोम्स बनेगा। क्रोमोसोम जो है वो उल्टे पुल्टे ऐसे करके धागे में प्रेजेंट होते हैं और उन धागे को हम क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन मटेरियल बोला जाता है। और जब ये क्रोमाटिन मटेरियल अपने अपने शेप में आ जाते हैं, क्रॉस शेप में, तो उनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स को हम खींच कर ऐसे देखेंगे तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे और इसको हम बोलते हैं क्या, डीएनए। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि सेल डिवीजन
है क्या। वैसे तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस चैप्टर में हम शॉर्ट में क्लास 9 के लेवल के सेल डिवीजन को देखेंगे। देखिए सेल डिवीजन जो है ऑर्गेनिजम्स में, इन ऑर्डर टू ग्रो, अगर किसी भी बॉडी को ग्रो करना है तो उसको सेल डिवीजन करना पड़ेगा, या फिर रिप्लेस करना है ओल्ड सेल को, या फिर डेड सेल इंजुरी हो गई है उसको रिप्लेस करना है, तो नए सेल का जो है रिप्रोडक्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी नए सेल के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। सेल डिवीजन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो पहले देख लेते हैं कि आपका माइटोसिस क्या होता है। देखिए माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस की पहले बात करें, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ ऑफ द सेल। अगर ग्रोथ के लिए डिवीजन हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, माइटोसिस कहलाएगी, जहां पर जो मदर सेल्स होती है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि ये एक सेल है, इसने अपने रिप्लिकेशन करा, डीएनए को जो है मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे 2 अलग अलग सेल में बदल गई, इसको हम बोलते हैं क्या, माइटोसिस। यहाँ पर क्रोमोजोम्स जो हैं नंबर सेम रहते हैं, इनके पास जितने क्रोमोजोम थे इन दोनों के पास भी उतने ही सेम क्रोमोजोम्स रहेंगे। यहाँ पर अगर 46 क्रोमोजोम था तो इनके पास भी 46, इनके पास भी 46, ऐसे क्रोमोजोम्स डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस जो होता है वो होता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जो स्पर्म या ओवम की बात करें तो वहां पर ये चीज देखने को मिलती है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। और मियोसिस में आपके पास 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन होता है, 2 डिवीजन यहाँ पर एक साथ चलती हैं और एक सेल से डायरेक्ट आपके 4 सेल यहाँ पर बन जाते हैं और क्रोमोसोम्स नंबर्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स नंबर। यहाँ पर क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम रहते हैं। इस जगह पर बात हो रही है अगर माइटोसिस की, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मियोसिस प्रोसेस फॉर 4 न्यू सेल्स, तो 4 सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं, 4 सेल, और यहाँ पे कितने सेल बन रहे हैं, 2 सेल। ये चीज को आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, कुछ प्लांट सेल की बात हो रही है इधर, और यहाँ पर एनिमल सेल की बात हो रही है। सारी चीजें सेम है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, दोनों के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों के पास राइबोसोम है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के पास है, गल्जी बॉडी दोनों के पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास है, साइटोप्लाज्म दोनों के पास है, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल सेल के पास है, वैक्यूल भी आपका यहाँ पे बड़ा वैक्यूल देखने को मिलता है लेकिन ये दोनों के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रियन दोनों के पास है, सेंट्रियोल यहाँ पे एनिमल सेल के पास प्रेजेंट है, लाइसोसोम भी आपका एनिमल सेल के पास प्रेजेंट है। इस चीज को आपको मान के चलना है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा लास्ट स्लाइड है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल हैं, इनके पास स्मॉल साइज के वैक्यूल हैं। प्लांट सेल के पास लार्जर साइज के होते हैं, ये स्मॉलर साइज के होते हैं। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स होता है, इनके पास प्लास्टिड एब्सेंट होता है। प्लांट्स के पास होता है सेंट्रियोजोम, एब्सेंट होता है सेंट्रोजोम, और यहाँ पे सेंट्रोजोम जो है वो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। लाइसोजोम जो है इनके पास आपका प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और यहाँ पर आपके पास भी एनिमल सेल में आपका प्रेजेंट होता है। आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे और बहुत सारी चीजें आपको इस लेक्चर से सीखने को मिली होंगी। आई होप कि आप इस तरह का वीडियो पसंद करते होंगे और इस तरह से बहुत सारे वीडियो आपके पास आएंगे, सारा सिलेबस कंटेंट कवर होगा और हर एक चीज आपको इन डिटेल समझ में आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।